तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर कोई भी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, अगर उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे? बहुत इजी है ये भी। इसकी डेफिनेशन पहले हम लिख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज the sum of the powers to which the concentration terms are raised in the rate equation और रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक नाम आ गया है रेट इक्वेशन, जो अभी हम पिछला टॉपिक हमने किया था, तो उसी से हमने किया था रेट इक्वेशन क्या होती है। और वहां पे हमने एक एग्जांपल किया था, वही एग्जांपल हम यहां पे भी लेंगे। तो लिख लेते हैं, लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन है हमारे पास स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन के लिए हमने लिखना क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब डेफिनेशन अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या बोल रहा है? इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर्स टू विच द कंसंट्रेशन टर्म रेज टू द पावर इन रेट इक्वेशन। तो देखो, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हम रेट क्या लिखते थे? रेट इट इज इक्वल टू, इसको हम आर से भी लिख सकते हैं, आगे जाके हम इसको आर से भी लिखेंगे तो अपने परेशान नहीं होना है, आर स्मॉल आर भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम। इट इज इक्वल टू के आता था रेट कांस्टेंट, और क्या आएगा आगे? कंसंट्रेशन ए इंटू कंसंट्रेशन बी इंटू कंसंट्रेशन सी रेज टू द पावर, यहाँ पे आता था पी क्यू आर। अब एक चीज पहले हम रेट लॉ में जो बोल देते थे, उस चीज को फिर से मैं यहाँ पे दोबारा आपको समझाना चाह रहा हूं। यहाँ पे अगर आप न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट देखें तो है ए बी सी। वैसे तो अगर हम देखें तो यहाँ आना चाहिए ए बी सी, बट रेट लॉ में हम ये बोलते हैं कि ये जो यहाँ पे आती है रेज टू द पावर, इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। सो हम ये बोल सकते हैं कि इट मे और मे नॉट, ये ए बी सी के बराबर भी हो सकती है और इक्वल टू नहीं भी हो सकती है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ए बी सी आए, तो इसलिए ए बी सी भी आ सकती है, लेकिन पी क्यू आर हमने लिया कि दीज आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। आगे जाके हम इस चीज को करने वाले हैं, तो इनका हमने सम लेना है। अब ध्यान दो, इट मे बी डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर्स टू विच द कंसंट्रेशन टर्म आर रेज्ड। ये देखो, कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड बाई पी क्यू आर। तो ये जो पी क्यू आर है, इसका जो भी हम सम लेंगे उसे हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो, तो यहां बोल सकते हैं देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको डिनोट करते हैं एन से, स्मॉल एन। इट इज इक्वल टू, तो हमने ले लिया सम P प्लस क्यू एंड प्लस आर, तो उसे हम बोल देंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो वो उस रिएक्शन का क्या कहलाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब डिपेंड करता है, यहाँ पे 1 आए तो हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर है, अगर 2 आए तो हम बोलेंगे सेकंड ऑर्डर है, 3 आए तो थर्ड ऑर्डर है, ऐसे बढ़ता जाएगा। ये फ्रैक्शनल में भी आता है, फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होते हैं, जैसे 1.5, 2.5, 3.5 कुछ भी आ सकता है, एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शंस भी होते हैं। तो अब हम इनकी कर लेते हैं आगे
कि कौन कौन से यहाँ पे एन की वैल्यू अगर 1 आती है तो बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर है, 2 आती है तो सेकंड ऑर्डर है। तो सभी को हम 1 बाय 1 कर लेते हैं विद एग्जांपल। तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे हम ले लेते हैं नंबर 1, हमारे पास आ जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसमें तो अगर आपने सिंपल लिखना भी हो तो आप लिख सकते हो व्हेन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो डेफिनेशन को बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम यहाँ पे एक लिख लेते हैं, चाहे व्हेन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 is called फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो उसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल देंगे। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमारे पास है PCl5। अगर इसको हमने डिसोसिएट किया तो इट गिव्स हियर PCl3 प्लस Cl2। ठीक है, पोटासियम पेंटाक्लोराइड से क्या बन गया, पोटासियम ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन, ये बना। अगर हमें बोला जाता है इसकी रेट लिखो, तो रेट क्या लिखी जाएगी, रेट R इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, K कंसेंट्रेशन ऑफ दिस, क्या है ये, PCl5। तो रेज टू पावर पीछे कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 होगा, इट मीन्स 1 आ गया। तो हम यहां बोल सकते हैं देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन N इट इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 1, क्योंकि यहाँ पे 1 ही है तो क्या आ गया, 1। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया हमारा ये, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे ही हम सिमिलरली अगला कर लेते हैं, बहुत इजी से हैं ये, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो डेफिनेशन तो लिखने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, पता चल गया है आपको। व्हेन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, जहां 1 है वहां के कर देंगे 2, इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल में देखिए हमारे पास ये मोस्टली हम बहुत जगह यूज भी करते हैं, आगे भी करेंगे। H2 प्लस I2, हाइड्रोजन और आयोडीन को जब हम मिलाते हैं इट गिव्स हियर हाइड्रोजन आयोडाइड, और अगर 2 है तो यहाँ पे आ गया 2HI, ये आ गया। अगर हम इसकी रेट लिखना चाहते हैं देन रेट R इट इज इक्वल टू K कंसेंट्रेशन H2 इंटू कंसेंट्रेशन I2 रेज टू पावर 1, क्योंकि पीछे 1 है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन N इट इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया हमारे पास, 2, क्योंकि हम क्या बोल रहे थे, बार बार सम लेना है हमने। ठीक है, सम ऑफ द पावर्स इन विच द कंसेंट्रेशन टर्म इज रेज्ड। ठीक है, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये रेट लॉ लिख रहे हैं हम। ठीक है, अच्छा ये जो हम पीछे 1 और 1 लिख रहे हैं ये जरूरी नहीं है यहाँ 1 आए, यहाँ पे 2 भी आ सकता है, 0.5 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। सो इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। तो बार बार इस चीज को बोला जा रहा है, हम रेट लॉ केस में निकाल रहे हैं तो इनको हम मेजर करते हैं इन एक्सपेरिमेंटली। तो इस चीज को आपने ये नहीं देखना है कि पीछे 1 है तो 1 हो जाएगा, तो हर किसी रिएक्शन में ये सेम नहीं रहेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं अगले ऑर्डर की, तो वो है हमारा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो थर्ड ले लेते हैं हम यहाँ पे, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। फिर आगे हम इनके यूनिट्स भी करने वाले हैं, बहुत इजी है वो भी। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो सेम लैंग्वेज, व्हेन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3 इज कॉल्ड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो इजी है बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं। एग्जाम्पल थर्ड ऑर्डर के लिए हम ये ले लेते हैं 2NO प्लस O2, तो एरो आ गया 2NO2। कंप्लीट रिएक्शन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 और ये 2 4, 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है। रिएक्शन कंप्लीट है हमारा। रेट लिखनी हो तो हम रेट को कैसे लिखेंगे, रेट R इट इज इक्वल टू K कंसेंट्रेशन NO इंटू कंसेंट्रेशन O2। तो NO के पीछे लिखा है इस बार 2, तो यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे लिखा है 1, तो 1 आ गया। तो बोल सकते हैं देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बहुत इजी लग रहा है आपको,
बहुत इजी है सच में ये। 2 + 1 तो इट इज इक्वल टू 3। तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास आ गया। ऐसे ही फ्रैक्शनल का भी आता है। और इसमें जो मेन मोस्ट वांटेड जिसे हम बोल सकते हैं, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी होते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कई बार डेफिनेशन ऐसे नहीं आएगा कि जीरो होगा, इसमें हम कुछ और थोड़ा सा लिखेंगे। तो चलिए लिख देते हैं, ए नंबर ऑफ जीरो ऑर्डर reactions are known in which the rate of the reaction is independent, ये मेन चीज देखनी है आपने, independent of the concentration of reactant, concentration of reactant। अब देखो इसमें हमने बोला है कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डिपेंड ही नहीं करेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। तो ये स्पेशल केस हुआ। तो यहाँ पे जो हम एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल डिसोसिएशन ऑफ एमोनिया, NH3 को अगर हम डिसोसिएट करते हैं, 2 लेंगे यहाँ पे, तो इट गिव्स हियर N2 and 3H2 और प्रेजेंस यहाँ पे होती है प्लेटिनम की और 1100 केल्विन के ऊपर हम इसको करते हैं हीट। तो इसमें हम फिर यहाँ पे इतना लिख सकते हैं कि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया इसको, ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन is independent of the concentration of reactant, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी सर रिएक्टेंट। सो रेट जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो रेट क्या लिखी जाएगी? रेट जैसे हम पहले कर रहे थे R, इट इज इक्वल टू किसके बराबर हो रही है ये देखिए। अब K जैसे हम लेते थे वैसे ही लेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे K NH3, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो आप 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? 0। इट डू नॉट डिपेंड्स अपॉन दिस। ये जो कैटलिस्ट है प्लेटिनम उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो ये 0 हो गया यहाँ पे और 0 रेज़ टू पावर 1। तो इसलिए हम बोल सकते हैं देयरफॉर रेट R इट इज इक्वल टू किसके बराबर आ गई? K के बराबर आ गई। तो इसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो अब हम इनके करेंगे यूनिट्स। अब हम करते हैं इसके यूनिट्स। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसी न किसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स बताओ, फर्स्ट ऑर्डर के बता दो, जीरो के बता दो। तो यूनिट्स हमारे से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग करने से पहले रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स लिख लेते हैं, क्योंकि ये भी यहाँ पे अभी हमें जरूरत पड़ेगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमने पीछे किया था। ये रेट ऑफ रिएक्शन सभी जानते हैं किसके बराबर होता था? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। और कंसंट्रेशन के यूनिट्स भी आप जानते हैं क्या होते हैं? मोल पर लीटर, और टाइम के हम लेते हैं यहाँ पे सेकेंड। तो इसके जो यूनिट्स आए वो क्या आ गए यहाँ पे? मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये यूनिट्स आ गए किसके? रेट ऑफ रिएक्शन के। अब हम 1 बाय 1 सबके ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो हम एक ना रिएक्शन कंसीडर करेंगे सबके लिए, वही रिएक्शन होगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन। हमने एक रिएक्शन कंसीडर कर लिया, ए एरो प्रोडक्ट।
कोई भी रिएक्शन है, ए एरो प्रोडक्ट। अगर हमने इसकी रेट लिखनी हो तो रेट क्या लिखेंगे, रेट आर इट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, के कंसेंट्रेशन ए। लेकिन रेस टू पावर, अब बात कर रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो अभी हम करके आए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो तो इसकी कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो। तो ए रेस टू पावर जीरो मीन्स 1, तो इसका मतलब आ गया रेट किसके बराबर आ गया, के बराबर। तो रेट अभी हम करके आए किसके बराबर होती है, कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम, आ गया के। और कंसेंट्रेशन के यूनिट्स अभी हम करके आए क्या होते हैं, मोल पर लीटर, और टाइम के क्या होते हैं, सेकेंड। तो क्या आ गया के। तो के की वैल्यू किसके बराबर आ गई, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यूनिट्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या आ गए, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब एक चीज देखने वाली जो है इंटरेस्टिंग वो ये कि रेट ऑफ रिएक्शन और जीरो ऑर्डर के जो यूनिट्स होते हैं दे आर सेम, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और इसके भी क्या होते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो सेम होते हैं। तो अब आपको अगर पेपर में आता है कि बताइए यूनिट्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको, या फिर आप इसको ऐसे करके कैलकुलेट करके भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। तो मैंने आपको डिटेल में क्लियर करके बता दिया कि कैसे इसके हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो भी है, जीरो ऑर्डर है तो उसके यूनिट्स हम कैसे निकालेंगे। अब हम लेते हैं नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए अब है हमारे पास नंबर 2 ले लेते हैं इसको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके यूनिट्स लिखने हैं, तो फिर से हम इस इक्वेशन को साथ में लेते चलेंगे, ए एरो प्रोडक्ट। अब रेट लिखनी है तो जल्दी से लिख देते हैं, रेट इट इज इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ए, लेकिन इस बार रेज टू पावर क्या होने वाला है, 1। बड़ी सीधी सी बात है, क्योंकि हम कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ले रहे हैं, हम ले रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये आ गया। तो यहां पे ये क्या है, कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम, और के, और इसको ब्रैकेट को हम क्या बोलते थे, कंसेंट्रेशन। तो अब हम ऐसे लिख देते हैं कंसेंट्रेशन, रेज टू पावर 1 है, एक ही है, तो कंसेंट्रेशन से कंसेंट्रेशन वैसे ही कट गया। अगर ये कट गया तो यहाँ पे क्या आ गया, सेकेंड, और के इज दिस, तो के इज इक्वल टू पर सेकेंड, पर सेकेंड। तो इसके ये यूनिट्स आ गए, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के जो यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पर सेकेंड, पर सेकेंड। तो सिमिलरली अब हम आगे बढ़ते जाते हैं। अब हम ले लेते हैं यहाँ पे थर्ड, और इसे हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसके यूनिट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और ये तो वैसे ही है, ए एरो प्रोडक्ट, सिंपल है बिल्कुल। तो अब फिर से हमने लिखनी क्या है, रेट लिखनी है, तो रेट इज इक्वल टू क्या, के कंसेंट्रेशन ए, बट सेकेंड ऑर्डर की बात हो रही है तो रेज टू पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से क्या आ गया हमारे पास, कंसेंट्रेशन अपॉन क्या आ गया, टाइम आ गया, इट इज इक्वल टू के, और यहाँ पे आ गया कंसेंट्रेशन का स्क्वायर, ये क्या है, कंसेंट्रेशन का स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगी, एक कंसेंट्रेशन यहाँ पे रह गई, ठीक है जी। तो यहाँ पे हो गया 1 अपॉन टाइम इट इज इक्वल टू के, तो के और यहाँ पे ए कंसेंट्रेशन ये बच गई, ठीक है। अब आप इसको मैं यहां कर देता हूं, 1 अपॉन क्या आ गया, सेकेंड, 1 अपॉन क्या आ गया, सेकेंड इज इक्वल टू के, और इसके यूनिट्स क्या होते हैं, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। इसको यहां ले जाइए अगर आप, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ गई, अब के जब ये यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो यूनिट्स के आगे लीटर पर मोल पर सेकेंड, लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो ये हमारे सेकेंड ऑर्डर के यूनिट्स आ गए। अब हम करते हैं नेक्स्ट इज थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
चलिए, तो अब हमारे पास ये पॉइंट कौन सा आया था, फोर्थ आया। तो ये आ गया हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो रिएक्शन फिर से हम वही लिख रहे हैं बार बार, ए एरो प्रोडक्ट। तो रेट हम लिख पा रहे हैं यहाँ पे, रेट इट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ए रेज टू पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इस बार। तो रेट हमें पता है क्या होती है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, एंड इट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन का क्यूब हो गया इस बार। तो देखो अगर इससे ये कट जाएगा तो स्केयर बचेगा, तो यहां बच गया 1 अपॉन टाइम इट इज इक्वल टू के, और अब हमारे पास आ गया कंसंट्रेशन का स्केयर, मतलब 1 अपॉन सेकेंड इट इज इक्वल टू के, और यहाँ पे आ गया मोल पर लीटर का स्केयर। क्लियर हो रही बात आपको, मोल पर लीटर का स्केयर। और के की वैल्यू अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो बड़ी सिंपल है, ऊपर जब यहाँ आएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लीटर स्केयर पर मोल स्केयर पर सेकेंड। तो दिस इज द यूनिट्स ऑफ थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों ये हो गए इसके यूनिट्स, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसके साथ ही अगर ये ही गैसेस स्टेट में आते हैं, इन केस ऑफ गैसेस स्टेट, तो जो कंसंट्रेशन जो एक्सप्रेस करते हैं वो हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो जहां पे हम बाकी यूनिट्स लिख रहे हैं मोल पर लीटर, वहां पे आ जाएगा एटमॉस्फेयर। क्या आ जाएगा, एटमॉस्फेयर। तो मैं छोटा सा इसका एक नोट वो भी दे देता हूं, ऊपर हेडिंग दे देते हैं हम ऐसे ही छोटा सा, अगर ऐसा हो जाए। बट 95% तो ऐसे ही आता है जो मोल पर लीटर में, लेकिन गैसेस रिएक्शंस आ ही जाए अब वहां पे दे ही दे, तो आपको पता तो होना चाहिए। तो हम यहां लिख देते हैं यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर gaseous reactions, तो gaseous reactions के लिए अगर हमने लिखने हो तो मैं जल्दी से यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले हमने किया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो उसको लिख देते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ATM पर सेकेंड, ATM पर सेकेंड, क्योंकि जो हम बात कर रहे थे मोल पर लीटर, वहां पे क्या आ जाएगा, ATM। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर के चेंज नहीं होंगे, तो उसको हम लिखेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये सेम ही रहेंगे क्योंकि यहाँ मोल पर लीटर है ही नहीं, तो पर सेकेंड ही होते हैं इसके। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो जाएगा, ATM पर सेकेंड। तो आपने बड़ा इजीली है, ये बिल्कुल इजी है। वहां पे हम बोल रहे थे लीटर पर मोल पर सेकेंड, तो अब क्या हो गया, यहाँ पे पर एटम हो गया। ठीक है, अब आगे तो हमें आता है लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। अब ये ATM जो है वो बढ़ जाएगा, तो हम कर देंगे पर ATM स्क्वायर, और पर सेकंड तो साथ है ही। तो अब आप एक चीज का ध्यान देना है आपने, जो आपको मैं ट्रिक थोड़ा सा ऐसे बता देता हूं कि जब भी ये यूनिट्स आएंगे तो सबके साथ पर सेकंड होगा ही होगा। देख लो, कहीं भी पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा। जैसे ये बढ़ रहे हैं, एटम आ गया, फिर पर एटम आ गया, फिर पर एटम स्क्वायर आ गया, लेकिन पर सेकंड हर जगह पे है, तो पर सेकंड ही रहेगा। इसका स्क्वायर मत कर देना कहीं, गलती से क्या होता है हम बोलते हैं ये भी बढ़ रहा है,
यहाँ पे तो इसको भी बढ़ा दो, तो ऐसे नहीं होता है। तो ये आपको हमेशा पॉइंट अपने दिमाग में रखना है। अब हम एक प्रॉब्लम लेते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल और इसको कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पे ले रहे हैं 2a + 2b एरो प्रोडक्ट, एक हमें इक्वेशन दी हुई है और इसमें बोला है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a हम यहाँ चेंज करेंगे 2 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b क्या होना चाहिए -1। नाउ राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। साथ में 3 पार्ट और हैं इसमें और हमें पूछा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट व्हेन नंबर 1 है कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड अलोन, बी है सेकंड पार्ट है कंसंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ अलोन और थर्ड है कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ इज डबल्ड। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए बच्चों इसको अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमें बोला है वो ये बोला है राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर हमें लिखना हो तो हम लिखेंगे रेट, और मैं पहले बता रहा था आपको क्या लिखते हैं इसको हम आर, इट इज इक्वल टू के, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कंसंट्रेशन ए इंटू कंसंट्रेशन बी। ये पर जैसे हम आपको बता रहे थे 2 और 2 है, लेकिन हम यहाँ 2 नहीं लिखेंगे। हमें बोला है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज 2, तो 2 है तो हम यहाँ डाल देंगे 2 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी इज -1। तो ये आ गया हमारे पास रेट, ये लिख दी। अब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हमने कैलकुलेट करना है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n होता था, इट इज इक्वल टू क्या होगा 2 और माइनस से आगे 1 तो -1, इट इज इक्वल टू 1। तो ये जो आप देख रहे हो रिएक्शन ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ यहाँ पे। ये जो हम बोलते थे एक्सपेरिमेंटली मेजर किया है इनको, तो वो ये आ गई टर्म। ये तो हो गया हमारा ये ऊपर का पार्ट। अब हम लिख रहे हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट व्हेन नंबर 1। तो फर्स्ट का हम करते हैं यहाँ पे कैलकुलेट। नंबर 1 बोला है कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड अलोन, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको लिखनी है इनिशियल रेट, तो मैं सीधा यहाँ पे आर से ही कर रहा हूं इसको, जैसे हम यहाँ लिख रहे थे आर इज इक्वल टू इनिशियल रेट क्या थी के, और हम बोल रहे थे कंसंट्रेशन ए का स्क्वायर होगा और कंसंट्रेशन बी रेज टू पावर -1, जो हमें बोला हुआ है पीछे। अब हम लिखते हैं यहाँ पे इसको आर डैश कर देते हैं, क्योंकि अब हम बोला है कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड एलोन, अकेली एलोन। अगर नहीं भी लिखा हो तब भी आपने बी की नहीं करनी है चेंज, सिर्फ ए की ही बोली हुई है यहाँ पे। सो लिखो के और डबल हो गई तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, डबल हो गई स्क्वायर, और बी को चेंज करने को नहीं बोला है तो वो वैसे ही रहा जैसे था, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्या आ गया आर डैश अपॉन आर, इट इज इक्वल टू, अगर ये इसको हम करते हैं तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, v रेस्ट पर -1 कट जाएंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा यहाँ पे, और 2 का स्क्वायर जब हो जाएगा तो इसको बोल देंगे 2 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 4। और अगर हम इसकी वैल्यू लिखना चाहें अब यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं R1 इट इज इक्वल टू, ये यहाँ आया तो क्या हो गया 4R, तो वैल्यू आ गई हमारे पास ये। तो इट मीन्स ये इससे 4 टाइम्स ज्यादा हो गया। रेट इंक्रीज कितने की, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर रेट इंक्रीजेस 4 टाइम्स। तो दिस इज द आंसर। ये हमें पूछा था हाउ मेनी टाइम्स, क्या फर्क पड़ेगा वहां पे, तो हम बोल सकते हैं कि रेट इंक्रीजेस 4 टाइम, 4 टाइम रेट जो है वो हमारी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो बच्चों ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट को मैं यहीं पे एक्सप्लेन करूंगा एक एक्स्ट्रा पेज लेके, ताकि आपको क्वेश्चन भी साथ में लिखा हुआ है तो आपको इसे ज्यादा समझ में आ जाएगा। सो हम लिख देते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमें बोला हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो क्या बोली हुई है, चेंज नहीं करनी है। कंसंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ्ड एलोन,
तो कर देते हैं इसको। देखिए इनिशियल रेट जैसे हम पहले लिख रहे थे, तो आर इट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ए का क्या बोल रहे थे हम यहाँ पे स्क्वायर होगा, और कंसंट्रेशन बी रेज टू पावर -1। तो ये तो हमें आता था पहले से। अब हम लिख देते हैं आर डैश। तो आर डैश में जो चेंजेस बोली है वो कर देते हैं। ए के बारे में नहीं बोला है कुछ भी, बोला है बी इज हाफ्ड एलोन। तो लिख दो आप के कंसंट्रेशन ए का स्क्वायर और बी का हाफ करना है। सो बच्चों यहाँ पे कर देंगे b/2 हाफ रेज टू पावर -1। तो यहाँ पे फिर से कर देते हैं r डैश अपॉन r। तो देखो ये आपस में कट जाएंगे, ए स्क्वायर ए स्क्वायर कट जाएगा, के से के कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सिर्फ 2 रेज टू पावर -1। तो क्या हो गया 2 हो गया, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, अब वैल्यू हमारे पास आ गई r डैश इट इज इक्वल टू 2r। तो इसका मतलब ये हो गया रेट इंक्रीजेस, रेट increases how many times, 2 times। तो this is the answer, 2 times हमारी जो है वो रेट इंक्रीज होगी। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। क्लियर हो गया होगा आपको, पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हो गया ओके। अब हम यहाँ पे एक और ले लेते हैं, थर्ड को करना है अगर हमने, तो देखिए एक और मैं पेज यहाँ पे ले लेता हूँ और थर्ड पार्ट को भी हम यहीं सॉल्व कर लेंगे। तो लिख लेते हैं पहले, तो इनिशियल रेट लिख रहे हैं हम, तो R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन A का क्या होगा स्क्वायर और कंसंट्रेशन B रेज टू पावर -1। ये हो गया। अब हमने लिखना है R डैश। तो R डैश देखो क्या बोला है, कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B बोथ इज डबल्ड, दोनों ही डबल किए हुए हैं। तो क्या आ जाएगा K, तो A का डबल क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर कंसंट्रेशन का, और B क्या हो जाएगा 2B रेज टू पावर -1, रेज टू पावर -1। सो जब हम बच्चे A को डबल करेंगे तो रेट हमारा 4 टाइम बढ़ेगा, और जब B को डबल करेंगे, यहाँ पे जब B को डबल करेंगे तो रेट हाफ गुना कम हो जाएगा, क्योंकि रेज टू पावर -1 है, हाफ गुना कम हो जाएगा। मतलब क्या बोल रहे हैं हम, 4 गुना बढ़ा और हाफ गुना कम हुआ, 4 गुना बढ़ जाएगा और हाफ गुना कम हुआ। तो ओवरऑल ये 2 टाइम्स बढ़ेगा। देखो कैसे, r डैश अपॉन r इट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 2 रेज टू पावर -1, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू 2। तो क्या आ गया R डैश इट इज इक्वल टू 2R। तो 2 टाइम्स फिर से इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो रेट इज इंक्रीजेस, रेट इज इंक्रीजेस 2 टाइम्स, 2 टाइम्स रेट जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो ये तीनों ही पार्ट हमारे हो गए बच्चों, ध्यान से इसको देख लो। इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड एग्जाम में आ जाता है या नीट में भी आ जाता है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो जो एक और क्वेश्चन ले रहे हैं अभी हम, और क्वेश्चन है फॉर ए रिएक्शन, फॉर ए reaction 2A plus B arrow products, when concentration of A is doubled alone, अगर डबल होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, it increases 2 times, it increases 2 times। और दूसरी कंडीशन है when concentration of A and concentration of V both doubles, both doubled, अगर दोनों ही डबल हैं, then
ROR, rate of reaction, is increases 8 times. Is increases 8 times. अब करना क्या है यहाँ पे, राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है बच्चों आपको, एंड फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी यहाँ से हमने फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करें। देख लो एक बार क्वेश्चन को, पॉज करके आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें 2a और 1 यहाँ दिया हुआ है, बट हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कंसंट्रेशन इसकी डबल है, इन दोनों की डबल है। सो हम एक सैंपल रेट लॉ बना लेते हैं, और हमें नहीं पता a से कैसे प्रोपोर्शनल और b से कैसे प्रोपोर्शनल है, तो हम एक सैंपल रेट लॉ बना लेते हैं यहाँ पे। तो बच्चों देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, हम सैंपल रेट लॉ बना रहे हैं एक, इट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन A, इसको हम क्या मान लेंगे यहाँ पे x, और B को हम मान लेंगे यहाँ पे बाई, कंसंट्रेशन ऑफ B क्या है यहाँ पे बाई, और इसको हम लिख लेते हैं, ये हमारी इनिशियल रेट होगी R, और इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। समझ गए आप, क्योंकि x और y हमने फाइंड आउट करना है, तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे क्या, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब हम आते हैं यहाँ पे, व्हेन A इज डबल्ड अलॉन, सिर्फ A को डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, इट इंक्रीजेस 2 टाइम्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम हो जाएगा, तो देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2R, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया हमारा 2 टाइम्स, इट इज इक्वल टू, तो वैल्यू क्या आएगी K, और हमने इसको डबल किया था A को, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 2A रेज टू पावर क्या है x, B को हमने कुछ नहीं किया तो B रेज टू पावर y। सो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट है, व्हेन A एंड B बोथ डबल्ड, अगर दोनों डबल कर देते हैं, देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 8 टाइम्स। तो बहुत सिंपल हो गया, देखो 8R इट इज इक्वल टू K, और यहाँ पे हम दोनों को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे 2A यहाँ पे x, और यहाँ पे 2B, और यहाँ पे क्या जाएगा y। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3। बच्चों अगर ये खेल, मतलब ये अगर इक्वेशन अगर आपको बनाने आ गई, तो रेट लॉ में कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे किया होता है। तो अब हमने x और y की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ, और इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ, मतलब ये हुआ इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड y इक्वेशन नंबर 1। तो देखो इसको इसके साथ डिवाइड किया, तो r से r चला गया, तो कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया, इट इज इक्वल टू, यहाँ पे करते हैं, देखो ये b से b चला गया, y से y चला गया, x से यहाँ पे 2a है, और यहाँ पे a है, तो a से a चला गया, तो क्या आ गया यहाँ पे 2 आ गया, और रेज टू पावर क्या आ गया x। तो वेरी सिंपल, 2 की पावर क्या हो गया यहाँ पे 1 हो गया, तो x इज इक्वल टू किसके बराबर आ गई वैल्यू 1, x की कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास 1। हमने x और y की वैल्यू निकालनी थी यहाँ से। अब हमने बोला है डिवाइड इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 डिवाइड y इक्वेशन नंबर 1 अगेन। तो 3 को डिवाइड करना अब आपने, तो देखो 3 ये है, तो r से r चला गया, तो फिर से क्या आ गया यहाँ पे 8, इट इज इक्वल टू, देखो इसके साथ ये, तो यहाँ से देखो जरा क्या आएगा, हाँ a से a चला गया, तो 2 रेज टू पावर यहाँ पे क्या आ गया x, और यहाँ से b चला गया, तो फिर से 2 रेज टू पावर क्या आ गया y आ गया।
और आप इसको क्या लिख सकते हो 8 2 रेज टू पावर x प्लस वाई, 2 रेज टू पावर x प्लस वाई। और इसको और सिंप्लीफाई करना है तो मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ कर देते हैं 2 रेज टू पावर 3 हो गया और इट इज इक्वल टू 8 का, और 2 रेज टू पावर x प्लस वाई। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। और यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू थी तो यहाँ पे आ गई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 2। तो देखो दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, x की भी आ गई है और y की भी आ गई। अब हम यहाँ से जो निकालना चाहते हैं, हम क्या बोल रहे थे, राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है तो वो हम लिख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा यहाँ से बॉक्स में लिखवा रहा हूँ, जगह कम है हमारे पास, देखिए। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है तो ROR रेट ऑफ रिएक्शन इट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन A इंटू कंसंट्रेशन B। तो A रेज टू पावर x था तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1, और यहाँ पे y की वैल्यू आनी तो कितने आ गई 2। समझ में आ गया सबको। और अब हमें बोला है फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो अब तो क्लियर ही हो गया यहाँ से। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n होता है, इट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 एंड इट इज इक्वल टू 3। दिस इज द आंसर। तो ये हमारे पास यहाँ से आंसर आ गया। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो बड़ा सिंपल है। बस आपको जो मैंने अभी बोला, अगर आपको ये कैलकुलेट करना आ गया, ये इक्वेशन बनाना आ गई, तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट में कुछ पॉइंट, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लिखेंगे यहाँ पे। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स about rate law expression and order of reaction। कुछ important points हम यहाँ पे लिखेंगे जो आपको वैसे ही याद रखने हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं, देखो फर्स्ट पॉइंट है स्टोकियोमेट्रिक coefficient have nothing to do with ऑर्डर। जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई रोल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, हम बार बार बोल भी रहे थे पीछे, अगर हमारे पास कोई एक रिएक्शन है 2N2O5 और यहाँ पे आ गया 4NO2 प्लस O2, तो यहाँ पे अगर हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है इसका, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K, और यहाँ पे आ गया N2O5 रेज टू पावर, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 1। तो मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या आया 1, लेकिन स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या था यहाँ पे 2 था। तो हाँ, इसलिए हम बोल रहे हैं कि स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैव नथिंग टू डू विद ऑर्डर, मतलब वो उसका कोई रोल नहीं है वहाँ पे, चाहे 3 भी होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये जो आया है ये कहाँ से आया है, थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट किया है तो ये यहाँ पे 1 आया है, अदरवाइज हमने ऐसे नहीं लिखा इसको। कुछ और पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे इन रेट लॉ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी प्रेजेंट। बच्चों अभी तक तो हम जो काम कर रहे थे, हमने ये देखा था कि कंसंट्रेशन टर्म्स हम कौन से यूज करते थे, रिएक्टेंट की ही यूज करते थे। लेकिन अब हम बोल रहे हैं, देखिए ये रिएक्शन है, ओजोन से हम जा रहे हैं ऑक्सीजन में 2O3 से 3O2 में।
अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे हम लिखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा कि ओजोन की कंसंट्रेशन इज रेज टू पावर 2 एंड O2 रेज टू पावर -1। अब ये O2 कहाँ है प्रेजेंट? O2 रेक्टेंट में तो प्रेजेंट नहीं है। तो अभी तक जो हम काम कर रहे थे वो यहाँ पे हम रेक्टेंट वाली साइड लिखते थे, लेकिन प्रोडक्ट कभी नहीं आया था। तो ऑक्सीजन ये कहाँ से आया है? ये आया है हमारे पास प्रोडक्ट से। ये किसकी कंसंट्रेशन है? प्रोडक्ट की, रेज टू पावर -1। सो रेट लॉ एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी यूज कर सकते हैं और कई बार होती है। दिस इज वेरी रेयर, रेयरली चांस है कि ये हर किसी रिएक्शन में नहीं होगी, कहीं कहीं ये यूज होती है। तो ये दिमाग में आपके होना चाहिए कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक और पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, देखो इन रेट लॉ कंसंट्रेशन टर्म of some reactant may be absent। देखो इसका मीनिंग क्या है? इन रेट लॉ अगर हम रेट लॉ लिखते हैं तो कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सम रिएक्टेंट में बी एब्सेंट। तो अगर मान लो 2-3 रिएक्टेंट हैं तो हो सकता है किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वहां से मिस ही हो जाए। जैसे ये रिएक्शन है हमारे पास NO2 + CO और यहाँ पे हमारे पास आ गया NO + CO2। अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो ये आएगा हमारे पास K और यहाँ पे आ गया NO2 रेज टू पावर 2 और कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या है? 0। तो जरूरी भी नहीं है इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, तो हम सीधा फिर ये लिख देते हैं कि क्या आ गई हमारे पास K और यहाँ पे आ गई NO2 रेज टू पावर 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया? 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो CO है वो क्या है? रेक्टेंट है, लेकिन उसका हमने यहाँ पे यूज नहीं किया उस कंसंट्रेशन टर्म का। तो इन रेट लॉ कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सम रिएक्टेंट में भी एब्सेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह के भी रेयर केस आते हैं जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी हम यूज नहीं करते हैं, और कुछ केस ऐसे आते हैं जहां पे हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को भी यूज कर ले रहे हैं। तो ये आपके दिमाग में पॉइंट होना चाहिए। अब हम लास्ट ले रहे हैं इन रेट लॉ एक्सप्रेशन concentration term of catalyst may be present। अब ये भी एक स्पेशल केस आ गया। देखिए एक रिएक्शन जैसे ये है 2SO2O2 और ये बन जाता है 2SO3 और यहाँ पे कैटालिस्ट का काम करता है नाइट्रिक ऑक्साइड NO। और जब हम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इसका लिखते हैं तो K और यहाँ पे हमारे पास आता है O2 और साथ में आ गया NO। तो O2 रेज टू पावर 2 और NO रेज टू पावर 1। बट देखो यहाँ पे SO2 मिस है रिएक्टेंट साइड से, बट ये क्या चीज है? यहाँ पे NO कैटालिस्ट है। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कैटालिस्ट का भी कंसंट्रेशन हम यूज कर रहे हैं। तो ये कुछ स्पेशल केस होते हैं जहाँ पे हम इनको यूज करते हैं। सो बच्चे थैंक यू सो मच। इस लेक्चर में इतना ही हम करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मिलते हैं। तो अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।